अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बात जो इस देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है और जिसके लिए बाबा साहब समर्पित थे, एक प्रकार से उसके लिए वो जिए थे, उसके लिए वो जूझते थे, और वो बात थी शिक्षा। और हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष का अवसर आया है तो संघर्ष में भी विजयी होकर के निकलने का रास्ता भी शिक्षा है। और उनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह संघर्ष अपने आप के साथ भी करना होता है, अपनों के साथ भी करना होता है और अपने आसपास भी करना पड़ता है। लेकिन यह तब संभव होता है जब हम शिक्षित होते हैं। और उन्होंने अपने मंत्र के पहले शब्द भी शिक्षित बनो कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर भगवान बुद्ध की परंपरा से प्रेरित हुए। भगवान बुद्ध का यही संदेश था, अत्त दीपो भव। अपने आप को प्रकाशित करो, पर प्रकाशित जिंदगी अंधेरे का साया लेकर के आती है और स्वप्रकाशित जिंदगी अंधेरे को खत्म करने की गारंटी लेकर के आती है। और इसलिए जीवन स्वप्रकाशित होना चाहिए, स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, और उसका मार्ग भी शिक्षा से ही गुजरता है। लेकिन कभी कभार बाबा साहब आम्बेडकर को समझने में हम बहुत कम पड़ते हैं। वह ऐसा विराट व्यक्तित्व था, वह ऐसा वैश्विक व्यक्तित्व था, वो युग युगांतर से प्रभाव पैदा करने वाला व्यक्तित्व था कि जिसको समझना हमारी क्षमता के दायरे से बाहर है। लेकिन जितना हम समझ पाते हैं वो संदेश यही है, हम कल्पना करें कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाई हो,
कुछ कमी हो और उससे फिर कुछ निकलने का इरादा हो तो हम कितने छटपटाते हैं। सबसे पहले शिकायत से शुरू करते हैं या कहीं से मांगने की इंतजार में रहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर का जीवन देखिए, हर प्रकार की कठिनाइयां, हर प्रकार की उपेक्षा, हर प्रकार का अपमान, न पारिवारिक बैकग्राउंड था कि जिस पर शिक्षा संभव हो, न सामाजिक रचना की अवस्था थी कि इस कोख से जन्मे हुए व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। संकट अपरंपार थे, लेकिन इस महापुरुष के भीतर वो ज्योत थी, वो तड़पन थी, वो सामर्थ्य था कि उन्होंने शिकायत में समय नहीं गंवाया, रोते बैठने का पसंद नहीं किया। उन्होंने राह चुना संकटों से सामना करने की, सारे अवरोधों को पार करने की, उपेक्षा के बीच भी, अपमान के बीच भी अपने भीतर की जो संकल्प शक्ति थी उसको विचलित नहीं होने दिया और आखिर तक उन्होंने करके दिखाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम ज्यादातर तो जानते हैं कि वो संविधान के निर्माता थे, लेकिन अमेरिका में वो पहले भारतीय थे जिसने अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की थी। और उनके सामने दुनिया में हर जगह पे व्यक्तिगत जीवन के सुख वैभव के लिए सारी संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए जीना पसंद नहीं किया, वरना वो जी सकते थे। दुनिया के हर देश में उनका स्वागत और सम्मान था। उन्होंने सब कुछ पाने के बाद ये सब समर्पित कर दिया इस भारत माता को, वापिस आए और उसमें भी उन्होंने तय किया कि मैं अपने जीवन काल में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए मेरी जिंदगी काम आए, मैं खपा दूंगा। और वो जीवन भर ये करते रहे। हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। मां बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं उस समय उसे जितना आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद अपना संतान, बेटा या बेटी शिक्षित दीक्षित होकर के समाज जीवन में प्रवेश करता है। आज की पल वो आपके जन्म के समय आपके मां बाप को जितना आनंद हुआ होगा उससे ज्यादा आनंद की पल उनके लिए होगी, जबकि आप जीवन के एक महत्वपूर्ण कालखंड को पूर्ण करके एक जीवन के दूसरे कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहां दीक्षांत समारोह की परंपरा का पहला उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में नजर आता है। हजारों वर्ष पहले सबसे पहले दीक्षांत समारोह का उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में है, जब गुरुकुल में शिष्यों को दीक्षा दी जाती थी। और तब से लेकर के विश्व में हर समाज में दीक्षांत समारोह की एक परंपरा है।
और यहां से जब जाते हैं तो आपको ढेर सारे उपदेश दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं। आपको क्लासरूम में भी कहा गया है ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना। आपको भी लगता होगा बहुत हो गया भाई, हमको हमारे पर छोड़ दो। और इसलिए आपको क्या करना, क्या नहीं करना, ये अगर मुझे समझाना पड़े तो आपकी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा वो हो जो करणीय और अकरणीय का भेद भली भांति आपको सिद्धहस्त होना चाहिए, और वह किताबों से ही आता है ऐसा नहीं है। किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है, और आजकल तो गूगल गुरु के सारे विद्यार्थी हैं। क्लासरूम में टीचर जो है उससे भी बड़ा गुरु उनका गूगल है। हर सवाल का जवाब वो गूगल को पूछते हैं और गूगल जवाब देता है। एक प्रकार से इंफॉर्मेशन का युग है। जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन कठिनाई ये है कि इंफॉर्मेशन के स्रोत इतने ज्यादा हो गए हैं, उसमें से छांटना मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है और मेरे लिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन उपयोगी है जिसके माध्यम से मैं समाज के लिए काम आ सकूं या अपने जीवन में कुछ कर दिखाऊं, ये छांटना मुश्किल होता है। और वो छांटने के लिए इंफॉर्मेशन में से अपने उपयुक्त चीजों को छांटने के लिए जो विधा चाहिए, वो विधा यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अपने शिक्षक जनों से पढ़ते पढ़ते मिलती है। आप उस विधा को प्राप्त करके अपने जीवन के एक नई और दिशा में जा रहे हैं। कभी हमें लगता होगा कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ता था, इसलिए मुझे मेडल मिल रहा है, इसलिए मुझे डिग्री प्राप्त हो रही है। किसी को यह भी लगता होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे लिए बहुत कुछ किया, मुझे अवसर दिया, मैं आज पढ़ लिख करके स्थान पर पहुंचा। माँ बाप के प्रति अच्छा भाव जागता होगा। किसी को यह भी लगता होगा कि आज मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, उसके कारण मैं आज यहां पर पहुंचा हूं। हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे से उसको लगता होगा कि मैं जहां पहुंच रहा हूं वहां किसी न किसी का योगदान है। लेकिन हमें जो दिखता है उससे भी परे एक बहुत बड़ा विश्व है जिसने भी मुझे ये डिग्री पाने तक ले जाने में कोई न कोई सहायता की है। हो सकता है कभी ना मैंने उसको देखा हो सकता है कभी ना मैंने उसको सुना हो, लेकिन उसका भी कोई न कोई योगदान है। क्या कभी सोचा है, मैं जो किताब पढ़ता था, मैं जो नोटबुक में लिखता था, वो कागज किसी कारखाने में बना होगा, कोई मजदूर होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बेचारा पैसा नहीं खर्च पा रहा था, लेकिन मेरे लिए दिन रात कागज बनाता था, वो कागज किसी फैक्ट्री में गया होगा। कोई तो गरीब बेटा होगा जो प्रिंटर के यहां नौकरी करता होगा, हमारे लिए वो कंप्यूटर पे टाइपिंग करता होगा, हमारी किताब तैयार करता होगा। कोई गलती न रह जाए
वो ग्रेजुएट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन टाइपोग्राफी में कोई गलती न हो रह जाए, वरना आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित रह जाएगी, गलतियों वाला पड़ेगी। ये चिंता उस व्यक्ति ने की होगी जिसको कभी कॉलेज के दरवाजे देखने का अवसर नहीं मिला होगा, तब जाकर के मेरे हाथ में वो किताब आई होगी और तब जाकर के मैं पढ़ पाया। समाज का कितना हम पर कर्ज होता है। अरे इसी कैंपस में आप अगर रहते होंगे, एग्जाम होगी, रिकॉर्ड ब्रेक करने का इरादा होगा, रात रात पढ़ते होंगे और कभी रात को 2 बजे मन कर गया होगा यार चाय मिल जाए तो अच्छा होगा, और फिर कमरे से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला सोया होगा तो उसको जगाया होगा, यार आज सुबह कल पढ़ना बहुत है, चाय बना दो, ठंड लगती होगी, बुढ़ापा होगा, लेकिन वो उसने जग करके आपके लिए चाय बनाई होगी। आप पढ़ लिख करके कितने ही बड़े बाबू बन जाएं, उसके लिए कुछ करने वाले नहीं है, उसको पता है। लेकिन आपकी इच्छा है कुछ बनने की और उसकी रात खराब होती है और चाय आपके काम आ जाती है, तो उसका आनंद उसे और होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहां भी हैं, जो कुछ भी है, जो भी बनने जा रहे हैं, अपने कारण नहीं बनते हैं। ये पूरा समाज है जिसके छोटे से छोटे व्यक्ति का हमारे लिए कोई न कोई योगदान है, तब जाकर के हमारी जिंदगी बनती है। इस दीक्षांत समारोह से जब मैं जा रहा हूं, तब ये यूनिवर्सिटी की दीवारें, ये क्लासरूम, ये टीचर, ये किताबें, ये लेसन, ये एग्जाम, ये रिजल्ट, ये गोल्ड मेडल, क्या मेरी दुनिया वहीं सिमट के रह जाएगी? जी नहीं, मेरी दुनिया वहां रह करके नहीं सिमट सकती। मैं तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी से निकला हूं, जो इंसान दुनिया की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था, लेकिन मन कर गया हिंदुस्तान वापस जाऊंगा और अपने आप को देश के गरीबों के लिए खपा दूंगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूं तो मैं भी किसी के लिए कुछ कर गुजरूं, ये जीवन का संदेश लेकर के मैं जा सकता हूं क्या? लेना, पाना, बनना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। इसके लिए रास्ते भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कुछ करना। लेना, पाना, बनना मुश्किल नहीं है, कुछ करना, कुछ करने का इरादा, उस इरादे को पार करने के लिए जिंदगी खपाना, ये बहुत कठिन होता है। और इसलिए आज जब हम जा रहे हैं, तब कुछ करने के इरादे से निकल सकते हैं क्या? अगर कुछ करने के इरादे से निकलते हैं तो क्या बनते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो करने का संतोष इतना है कि वो आपको कहीं न कहीं कुछ पहुंचा देगा, कुछ न कुछ बना ही देगा। और इसलिए जीवन को उस रूप में जीने का, पाने का प्रयास, जिंदगी से जूझना सीखना चाहिए दोस्तों। दुनिया में जितने भी महापुरुष हमने देखे हैं, हर महापुरुष को हर चीज सरलता से नहीं मिली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मक्खन पे लकीर करने का सौभाग्य होता है। ज्यादा वो लोग होते हैं जिनके नसीब में पत्थर पर ही लकीर करना लिखा होता है। और इसलिए जीवन की शुरुआत अब होती है। अब तक तो आप प्रोटेक्टेड थे।
मां बाप की अपेक्षा थी तो भी मन मना लेते थे कि यार ठीक है बेटा भी पढ़ता है, ज्यादा बोझ नहीं डालते थे। आप भी यूनिवर्सिटी में थे, कुछ कठिनाई होती थी, यार दोस्तों से पूछ लेते थे, टीचर से बात कर लेते थे, फैकल्टी मेंबर से पूछ लेते थे। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, किसी बात की जरूरत पड़े तो कोई न कोई हाथ फहराने के लिए था। लेकिन यहां से निकलने के बाद वो सब समाप्त हो जाएगा। अब कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। अचानक कल तक आप विद्यार्थी थे, सारी दुनिया आपका ख्याल करती थी। आज विद्यार्थी पूरे हो गए, नई जिंदगी की शुरुआत हो गई, सारी दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। मां बाप भी पूछेंगे बेटा आगे क्या, कुछ किया क्या, कुछ सोचा क्या। 3 महीने के बाद कहेंगे क्यों भाई कुछ हो नहीं रहा है क्या, भटकते हो क्या, कुछ काम पे लगो, ये होना है। यानी जीवन की कसौटी अब शुरू होती है, और जीवन की कसौटी अब शुरू होती है तब हर पल हमें वो बातें याद आती है। जब क्लासरूम में टीचर ने कहा था तब वो बात मजाक लगती थी, अब जब जिंदगी के दायरे में कदम रखते हैं तो लगता है यार टीचर उस दिन तो कहते थे, उस दिन तो मजाक किया, लेकिन आज जरूरत पड़ गई। हर बात याद आएगी, और वही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सहारा होती है। एक विश्वास के साथ चले, मैंने जो कुछ भी जीवन में पाया है, इस कसौटी में उसकी धार और तेज होगी। मैं कुंठित नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को निराशा की गर्त में डूबने नहीं दूंगा। मैं संकटों के सामने जूझते हुए जीवन का रास्ता तय करूंगा। ये मनोविश्वास बहुत आवश्यक होता है। विफलताएं आती हैं जीवन में, लेकिन कभी कभी अगर सफलता का खाद कोई करता है तो असफलता ही तो सफलता का खाद बनती है, वही फर्टिलाइजर का काम करती है। असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, और यार दोस्तों के बीच में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चिंता तब होती है जब कोई असफलता से सीखने को तैयार नहीं होता है, फिर उसकी जिंदगी में सफलता कभी दरवाजे दस्तक नहीं देती। और इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जो को होता है वो होता है असफलताओं से सीखना कैसे, असफलताओं में से भी ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी। और ज्यादातर वो लोग सफल होते हैं जो असफलताओं को भी अपनी सफलता की सीढ़ी में परिवर्तित कर पाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने यहां 3 साल 4 साल 5 साल जो भी समय बिताया होगा, जो कुछ भी प्राप्त किया होगा, वो आपको जीवन में आने वाले हर मोड़ पर अच्छी अवस्था में स्थिरता दें, बुरे समय संतुलन दें। मैं नहीं मानता हूं कि जीवन में कभी निराश होने का अवसर आएगा। संतुलित जीवन भी बहुत आवश्यक होता है। अच्छाई में जो बहक न जाए और कठिनाई में जो मुरझा न जाए, वही तो जिंदगी होनी चाहिए। और इसलिए उस भाव को लेकर के चलते हैं तो जीवन में कुछ बना करके निकलते हैं। मैं आज जब नौजवानों के बीच में खड़ा हूं तब एक तरफ मेरे मन में इतना बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी इसलिए है कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है।
65% नौजवान 35 साल से कम उम्र के हैं। यह देश जवान है, इस देश के सपने भी जवान है, इस देश के संकल्प भी जवान है और इस देश के लिए मर मिटने वाले भी जवान हैं। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी,